क्या हाल है प्यारे बच्चों। आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आए थे। इसकी पूरी डिटेल वीडियो है, इसको बड़े ध्यान से देखना और जो भी चीजें आपको समझना है बिल्कुल क्लास में आप पूछिए। शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले वेंटो फैक्टर पे आया हुआ है। वेंटो फैक्टर फॉर केसीएल सॉल्यूशन के लिए पूछा। आप सभी बच्चों को पता है कि केसीएल ना डिसोशिएट होगा, अज्यूमिंग दैट द कंप्लीट डिसोसिएशन, ऐसा भी उसने बोला है। तो इट विल डिसोशिएट इनटू द के प्लस एंड द सीएल नेगेटिव आयंस में से भी डिसोशिएट होगा। तो इसकी वेंटो फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है तो वो इक्वल टू उसके नंबर ऑफ आयंस के ही इक्वल होती है। 100% इसकी डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 होती है और डिसोसिएशन परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, इसलिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो केसीएल की वैल्यू 2 है। अगला क्वेश्चन भी इसी दूसरे सेट में यही क्वेश्चन दिया गया और इसमें K2SO4 ध्यान देंगे, इसमें 2K प्लस और एक SO4 2 नेगेटिव में ये कन्वर्ट हुआ था। नंबर ऑफ आयंस की संख्या इसमें 3 हो जाएगी, तो इसलिए वेंटो फैक्टर की आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसी के बाद दोबारा से ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो ये जिस सेट में आया ना, बच्चों के होश उड़ गए थे प्यारे बच्चों। 10H2O Na2SO4.10H2O will dissociate into their ions। तो देखो इसमें ना 2 Na प्लस मिलेंगे, ये बात सही है। SO4-2 मिलेंगे, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो 10H2O हाइड्रेटेड H2O था, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, इसके कोई आयंस काउंट नहीं होते हैं। तो सिर्फ ये और ये काउंट करना, यानी वेंटो फैक्टर इस केस में भी कितना था, 3 था। कई बार बच्चे क्या करेंगे, 10 ये काउंट कर लेंगे, 3 ये काउंट कर लेंगे, तो दे रखा है उसने ऑप्शन 13, बट ये गलत आंसर है। आंसर क्या है, 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस 3 हो जाएंगे। वेंटो फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयन डिसोशिएटेड, जो कि सॉल्यूट हो, ना कि सॉल्वेंट के आयंस आपको काउंट करने होते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी वेंटो फैक्टर की वजह से था और दूसरे सेट में आया हुआ था। 2024 के ये पेपर के सारे क्वेश्चन की बात यहाँ पे हम करने लग रहे हैं। 16 से ज्यादा सेट्स थे, उन सभी में से ये क्वेश्चंस हैं। ध्यान से एक एक करके आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, और आपको ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग द एसोसिएशन। एसोसिएशन एक सॉल्वेंट में जब एसोसिएट होता है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होती है, क्या होती है, नेग्लिजिबल भी नहीं होती है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तुम्हें बताया था अगर एसोसिएशन होता है, याद रखना, एसोसिएशन होता है तो आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी और डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था। वेंटो फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन की भरमार। 4 तो यही हो गया वेंटो फैक्टर पे, और आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, फिनोल डाइमराइज इन बेंजीन। डाइमराइज का क्या मतलब बताया था मैंने कि वेंटो फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। हालांकि अगर डाइमराइज हो रहा है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1/2 लिख देता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.54 और डाइमराइज्ड हुआ है। डाइमराइज मतलब मान लो फिनोल था, ठीक है, फिनोल के 2 मोल्स आपस में, फिनोल को PHOH लिख रहा हूं मैं, ये ट्वाइस हो गया, डाइमराइजेशन हो गया, यानी N की वैल्यू, याद होगा तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उसमें नंबर ऑफ आयंस एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड लिखवाया था। तो N की वैल्यू इस केस में 2 हो जाएगी। I की वैल्यू आपको दे रखी है बिकॉज यहाँ पे है एसोसिएशन। एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अल्फा इक्वल्स टू क्या था, I-1, और यहाँ पे क्या था, 1/n-1, यही था फॉर्मूला। अब यहां से आपको निकालना क्या है, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो। आई की वैल्यू कितनी थी, 0.54 माइनस 1, 1/n इज 1/2, 1, और ये ऊपर हो जाएगा 0.46, है ना, नाइस, 0.46 माइनस का, और नीचे ये भी कुछ गलत किया है, 1 माइनस 1/n होगा यहाँ पे, है ना, 1 माइनस, नहीं, सही है 1/n माइनस में 1, तो ये 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस का 0.5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.46 डिवाइडेड बाय 5, 0.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद 0.46 डिवाइडेड बाय 0.5, इट्स अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया अल्फा, 0.92 आ गया। तो आंसर क्या है, 0.92। सिंपल है, एसोसिएशन का ये क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला एसोसिएशन में लगता है। एक डिसोसिएशन का भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, I-1, और वहां पे फर्क क्या होता है, N-1। तुम कहोगे N क्या था, तो N नंबर ऑफ आयन, जैसे यहाँ पे डाइमराइज हुआ तो N 2 हो गए,
ट्राइमराइज होता है तो N3 हो जाएंगे। जितने आयंस उतने N की वैल्यू, क्लास में कराई हुई है, डिटेल में वीडियो देख सकते हो। आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। कौन सा सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था? तो बहुत ही अच्छा है, ये तो फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हुआ था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था, ठीक है। दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? जो चार्जेबल हो, रिचार्ज हो सके, रीयूज हो सके। ड्राई सेल नहीं है, मर्करी सेल नहीं है, डेनियल सेल उसी का नाम था। तो लेड स्टोरेज सेल, सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कतबाजी नहीं है। अगर क्लास ले रखी है तो पढ़ी रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा हियरिंग एड्स में, जो कानों में मशीन होती है उसको सुनने के लिए आता है? तो बहुत ही प्यारा आंसर, दैट इज मर्करी सेल। बटन सेल्स होते हैं मर्करी सेल्स में, इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दोबारा से इन्वर्टर्स में। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको गाड़ियों में इन्वर्टर्स में एक बैटरी पढ़ाई थी, इसका नाम क्या था? लेड स्टोरेज सेल। तो ये याद रखना है तुम्हें, लेड स्टोरेज सेल या इन्वर्टर्स। आगे करते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। हाँ जी, डाइल्यूशन मैंने बताया था, जब भी डाइल्यूशन होगा तो ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज है। तो के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पे, बोथ इंक्रीज नहीं, बोथ डिक्रीज नहीं, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज वेयर एज द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम दैट फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे शब्द है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स वो बनाएगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो कौन है? वो कौन है नेगेटिव डेविएशन? देखो, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन तो पॉजिटिव करता है, इथेनॉल और एसीटोन भी पॉजिटिव करता है, बेंजीन और टोलिन जो हो गया वो आइडियल हो गया। तो बचा कौन? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? डी, जिसमें है नेगेटिव डेविएशन। समझ आई बात आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक एजियोट्रॉपिक, दोबारा से एजियोट्रॉप के बेस्ड पे क्वेश्चन है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन। हाँ जी, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टू लिक्विड हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ आइदर ऑफ देम वेट। तो इनकी एक बात बताओ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, कम होता है, इसका मतलब है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है, है ना? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इस सैचुरेटेड नहीं, शो पॉजिटिव डेविएशन, यस यही हो गया। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लो, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लो, 2 बार लिख रखा है। मेरे ख्याल से एक जगह पे ऑप्शन में नेगेटिव होगा, है ना? तभी तो बात बनेगी ना, या तो हमारे टाइपराइटर की गलती है। शो डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो, ये बात सही है, बट कौन सा डेविएशन मेंशन नहीं है, तो पॉजिटिव वाला लगा देना क्योंकि वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है। टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलेटिव, अब प्यारा सा क्वेश्चन है ये, देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं मान सकता मैं। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। relative lowering in vapor pressure is P naught A minus PA divided by P naught A, that is 0.0225। हालांकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज व्हाट इट्स RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। अब दिस RLBP जो होता है वो किसके इक्वल होता है? XB के होता है। XB क्या होता है? XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब XB की वैल्यू वही होगी जो इन सब की वैल्यू है। इन सब की वैल्यू क्या है? इतनी ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। कुछ चक्करबाजी नहीं है, चीटिंग की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 में, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आज भी मैंने कराया था, एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा क्या कैथोड पे? हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे? हाँ शायद मिलता तो है, तो यही आंसर हो जाएगा। सोडियम कैथोड पे नहीं मिलता। हाँ, ऑक्सीजन लिबरेट होता है एनोड पे, नहीं, क्लोरीन लिबरेट होता है एनोड पे, पढ़ लेना, क्लोरीन लिबरेट एट एनोड। तो ये वाली बात भी गलत है, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो बहुत ही आसान। फिर से क्वेश्चन आया और दोबारा से एक्वस NaCl का ही आया, तो एक्वस NaCl इंपॉर्टेंट इस हिसाब से पढ़ लेना। द कैथोडिक रिएक्शन। अब देखिए कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, तो मैंने कैथोड पे ना रिडक्शन लिखवाई थी हाइड्रोजन की, बट कैथोड पे एक्चुअल में जो रिडक्शन होती है वो होती है H2O की। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, तो बचा ये Na+ तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी हो सकता है और H2O भी हो सकता है। रिएक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि H+ जो था वो आया कहां से? वो तो आया, हाइड्रोजन जो था वो आया कहां से? वो तो H2O से ही आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखो फिर से आ गया, एक्वस CuCl2 है, एक्वस CuCl2 कॉपर क्लोराइड।
तो यहां पे HCuCl2 में हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, Cu इज फॉर्म्ड एट कैथोड और O2। अब देखो कैथोड पे चाहिए ना तुम्हें, कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन चाहिए। कैथोड वाली कौन कौन सी रिएक्शन होगी, एक तो Cu+2 वाली होगी और एक H+ होगी। लड़ाई किसमें है, Cu+2 और H+ में। इसकी वैल्यू याद होगी तुम्हें, 0.34 वोल्ट बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 0 बताई थी। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे निकल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, Cu इज फॉर्म्ड एट कैथोड। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, बहुत ही आसान, इसमें ज्यादा कोई चक्करबाजी नहीं है। हाँ जी, लो कंसंट्रेशन, ये हमारा शायद एग्जाम्पल का भी और पिछले टेस्ट में भी आया होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट अ हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, क्या वजह होती है, इसकी वजह होती है दो वजह कौन सी होती है। एक तो होता है हाई एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, पर यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दोनों चीजें हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। तो बट टेम्परेचर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेस्ट आंसर इज बी लगाना है आपको, ए नहीं लगाना है। हाँ, दोनों ऑप्शन होते तो ज्यादा बेस्ट रहता। अब ये क्वेश्चन है, देखो Al2O3, ये आज ही हमने करा, एग्जाम्पलर में भी करा था। एल्यूमिनियम फ्रॉम, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, वहां पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ था, यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ, वहां पे मतलब पूरा फॉर्म लिखा हुआ। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अब मैंने एक कराया हुआ तो इसका आंसर 3 फैराड आ जाएगा, कोई चक्करबाजी नहीं है, पर फिर भी मैं कर देता हूं यहाँ पे जो बच्चे नहीं आए थे। Al2O3 से Al बना है, Al बना है, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगा, यानी 3 फैराड में आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी, बताइए बताइए, सही है ना, बढ़िया, ओके। 18 क्वेश्चन हो गए भाई, 12 मिनट के अंदर 18 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। असर्शन रीजन बताना है, डेल्टा मिक्स ऑफ H। हाँ जी प्यारे बच्चों, डेल्टा मिक्स ऑफ H ध्यान से देखेंगे। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत गंदी बात बोली है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा मिक्स H जो होता है वो 0 होता है, पर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बोला तो असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन गलत हुआ। उसके बाद कह रहा है ए बी इंटरेक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन आर सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी, यानी रीजन सही हो गया तो असर्शन गलत हो, रीजन सही हो। ऐसे कौन से ऑप्शन होते हैं बताओ, असर्शन ठीक हो, रीजन गलत हो। मैंने रॉन्ग और राइट बता दिया है, उस हिसाब से आप ऑप्शन चुन लेना। मेरे ख्याल से सी आंसर होता होगा, जिसमें असर्शन करेक्ट, असर्शन रॉन्ग एंड रीजन करेक्ट हो। अगला कह रहा है डेल्टा H मिक्स, दोबारा से वही क्वेश्चन दूसरे सेट में, आर 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नॉन आइडियल, ये बात किसके लिए होती है, आइडियल के लिए होती है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नॉट सेम एज दैट ऑफ द प्योर सोल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर से रीजन करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। इस हिसाब से जो भी आंसर होगा वो आपको लगाना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स 0 होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सही है। द सॉल्यूशन विच ओवर द राउट फ्लो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल ये बात सही है। असर्शन रीजन दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर आपने ए लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर। अब आपको पता है कि जब पानी के अंदर NaCl मिलाते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि डेल्टा TF हमें ऑब्जर्व्ड होता है। बात सही है, क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब भी वाटर में या सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, बट उसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि NaCl अंडरगो द डिसोसिएशन। देखो ये बात भी सही है कि NaCl ना डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, Na+ और Cl नेगेटिव में, दोनों बातें सही है, बट ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डेल्टा TF आया किस वजह से था, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से आया था, और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन थी हमारी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ना हुआ होता, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वेपर प्रेशर में गिरावट नहीं आई होती, तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी कोई गिरावट नहीं आई होती है। डिसोसिएशन होने से ज्यादा गिरावट आएगी, ये बात सही है, बट वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगाओगे, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है, पर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, रीजन करेक्ट नहीं है। असर्शन रीजन में दोबारा से करते हैं कि NaCl, अगला क्वेश्चन है, इज एडेड टू वाटर, अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। असर्शन इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे सेट में इन्होंने ये क्या किया, द लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में जो गिरावट आती है, व्हेन यू ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, you will get the depression in freezing point.
and you will also observe the elevation in boiling point and you will also observe the osmotic pressure. तो तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही रीजन है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये से सपोर्ट भी करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइस। बढ़ते आगे की तरफ, कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर, अगला से दोबारा से है बट वहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह क्या लिख दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों बातें सही हैं बट ये बात उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, रीजन वही कि डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप, बी। दोनों बात करेक्ट है बट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में बताई गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही है। ध्यान से देखोगे कि ये पूरा सेल दे दिया है, ये 1m दे रखा, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है। कह रहा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू यानी ई नोट की वैल्यू 1.1 वोल्ट है। सही है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल अपोजिंग द पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। बात सही है। अगर जब हम 1.1 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे, ये किसकी तरह काम करने वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा तो ये क्या कह रहा है, कॉपर टू जिंक क्या मूव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है। बिल्कुल, कॉपर टू जिंक मूव करेगा क्या, कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रोलाइटिक में ये तो है ना, कॉपर टू जिंक मूव करेगा इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। एंड सेल एक्ट एज अ गैल्वेनिक सेल, नहीं, सेल किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लेना। मेरे ख्याल से सी होता है या फिर डी होता है, देख लेना जो भी है। मैंने सही गलत बता दिया। ये क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। यू का यूनो ने उठा दिया है। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। कोई भी लेंथ की यूनिट हो उसका इनवर्स सेल कांस्टेंट हो जाएगा। ज्यादातर ये सेंटीमीटर में इसे लगता है क्योंकि ज्यादा बड़ा सेल बना नहीं सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। मेरे को लग रहा है इससे आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं पूछा होगा इन्होंने। आइसोटोनिक का मतलब तुम्हें पता है कि आइसोटोनिक में क्या चीज सेम होती है, ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। बाकी सब जो चीज हो भी सकती है, डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं हो सकती, बट ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक एक नेसेसरी कंडीशन है। प्यारे बच्चों, इफ यू नो दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, देन अप्लाई दिस ऑन दिस 28 क्वेश्चन दूसरे सेट में आया हुआ था एंड फाइंड द वैल्यू। नाउ यू नो दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर में दोनों क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, है ना। तो कंसंट्रेशन जो होती है RT CRT, है ना, CRT बोलते हैं ना। ए भी मान लेता हूं, दो सॉल्यूशन है। हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना। हाँ, तो RT कट गया तो तेरा बचा CaCb। और जब CaCb बचता है तो कंसंट्रेशन में मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे आपको ये परसेंटेज दी गई है। अब जब परसेंटेज दी जाएगी तो वॉल्यूम 100 ml लेना है, दोनों को काट देंगे। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको ढंग से लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। चलो सुनना, इससे ध्यान से देखना। यहाँ पे मोल्स को कैसे लिखेंगे, गिवन मोल्स को कैसे लिखेंगे, गिवन मास। अरे सीधा डायरेक्टली लिखूं क्या यार, देख गिवन मास कितना है, 1% है और x है, उसका मोलर मास मुझे पता नहीं है, तो मैं 1 में मोलर मास ऑफ x इनटू में 100 ml लिख रहा हूं, क्योंकि ये है वेट बाय वॉल्यूम 1/100। और ऐसे ही 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 342, पता है ना। तो बेटा यहाँ पे आएगा 6 में 342 मोलिकुलर मास होता है, और यहाँ पे 100 से 100 कट गया, मतलब वॉल्यूम भी कट जाएगा। मोल्स अगर परसेंटेज में रखा है तो वॉल्यूम भी कट जाएगा। तो मोलिकुलर मास निकालना है, 6 से 342 काट दो, कितने पे जा रहा है, 5 जा 6 7 जा, है ना, 57। कितना आ गया, 57। यानी mx की वैल्यू जो आ गई वो 57 ग्राम पर मोल आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देख लेना दोबारा से सॉल्यूशन। वीडियो की स्पीड तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा, पर ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा चक्करबाजी नहीं है। देखो सुनो, Ca+2 दे रखा है, Cl- दे रखा है, दोनों की वैल्यू दे रखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 निकालना है। तो आपको क्या करना है, CaCl2 निकालने के लिए मैंने ये कराया हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे, Ca+2 की वैल्यू प्लस में 2 × λ0 Cl- की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब इन दोनों की वैल्यू रखो। Ca+2 की वैल्यू कितनी है, 119, प्लस में Cl- की वैल्यू कितनी है, 76.3। इनकी मल्टीप्लाई करो, कर करके 119 76.3 कितना आ रहा है, 76.3 75 76.3 इंटू
2 that is equals to 152.6 and 152.6 है जी, 271.6 271.6 इज द आंसर, डी ऑप्शन आ गया। इसे सोल्व कर लियो भाई। हेलो, ये 271.6 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। नाउ प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन अगले वाले सेट में दे रखा है बट नाम चेंज किया। mg का दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे SO4 का दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 106 और 160। निकालना किसके लिए? MgSO4 के लिए। तो लैम्डा नोट MgSO4 है ना, जोड़ देगा कितना आएगा? Mg +2 प्लस में लैम्डा नोट SO4 2 नेगेटिव, दोनों की वैल्यू जोड़ दे, दोनों की वैल्यू जोड़ दे। 106 और 160 कितने हो गए? 66 266, खत्म। ले हो गया, खत्म कर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होना। हाँ, इसमें देखोगे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है? Al+3 और यहाँ पे क्या है? SO4 2 नेगेटिव। लेकिन निकालना किसका है? Al2SO4 थ्राइस के लिए निकालना है, यानी कि लैम्डा नोट Al+3 ट्वाइस प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। ये पूरा एक आयन होता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जाके लैम्डा नोट Al2SO4 थ्राइस के लिए वैल्यू निकलेगी। बता, Al+3 के लिए, Al+3 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है? Al+3 के लिए वैल्यू दे रखी है, Al+3 के लिए दे रखी है 189 है ना, तो 2 × 189 एंड SO4 के लिए वैल्यू दे रखी है 160, यानी 3 × 160। हाँ, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 289 19 दूनी 38 है ना, 19 दूनी 38 380 378 हो गए, 378 और ये हो गया जी 16 48 480। तो 4 3 700 7 8 5 750 850 858 858, ये 858 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। चेक कर लेना, गलत भी हो सकता है मेरा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मकसद है तुम्हें समझाना कि कैसे करना है, बाकी ठीक है। 10 ml और 50 ml दोनों को मिक्स किया। किस किस को मिक्स किया हमने? एसीटोन को मिक्स किया है और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा नेगेटिव डेविएशन, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे में जुड़ जाएंगी और स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगी। तो 10 ml और 50 ml है, जुड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए? तो 60 होना चाहिए, पर वो 60 से कम मिलेगा। तो 60 से कम मिलेगा तो दो ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना। 60 से कम मिलेगा ये आंसर आएगा, है ना। ये है 60 से ज्यादा मिलेगा, ये आंसर नहीं आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये है एक नेगेटिव डेविएशन, मतलब जिसमें डेल्टा वी एक्स की वैल्यू कम होती है। कम वाले की तरफ निशान लगाना, या आगे पीछे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सेक्शन बी आ गया, सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी आ गया। इसमें 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि WB की वैल्यू अपनी 18 ग्राम दे दी, ठीक है। फिर कह रहा है डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि WA हमारा हो गया 200 ग्राम, ठीक है बेटा। H2O दे रखा है, फ्रीजेस 272.07, ठीक है, 272.07, ये है हमारा TF कितना है? 272.07 केल्विन। तो T नोट F तो सबको पता होता है, डेट इज 273.15 केल्विन, है ना, टू बी एक्यूरेट लेना है। तो डेल्टा TF कितना आएगा? इनका डिफरेंस निकालो। डेल्टा TF कितना आएगा? डेल्टा TF कितना आएगा? माइनस करो, कितना आएगा? 1.08 है ना, 1.08 केल्विन आ जाएगा, यही आएगा ना। 273.15 माइनस 272.07 इज 1.08, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। WAWV हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, KF दे रखा है, मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है, और तो कुछ जरूरत है नहीं। डेल्टा TF का फॉर्मूला भूल गए, याद है? KF देखो, x के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ना एसोसिएशन डिसोसिएशन का जिक्र है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई चक्करबाजी नहीं है, 1-2 नंबर में सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। तो WB अपॉन में क्या था फॉर्मूला? MB WA और इनटू में 1000, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। मैं करा दूं, अच्छा कोई बात नहीं। MB को इधर लाओ, MB इस तरफ आ गया, KF की वैल्यू दे रखी है, डेट इज 1.86, WB इज 18 ग्राम। बेटा ये ध्यान रखना, 33.18 मत लिख देना, ये सिर्फ 18 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर तुम्हारे पेपर में कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, मोलर मास तो इधर आ गया। डेल्टा TF कितना है? 1.08 है। अब देखो यहाँ पे WA 200 है और 1000 है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो समझिए। 200 से 1000 कटने के बाद ये 5 आ गया, वेरी सिंपल है। और इसके पॉइंट्स हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे। 18 की टेबल में 108 6 पे आ जाता है,
ठीक है जी। और इस 6 की टेबल में ये 186 आ जाता है आपका 0.31 के केस में, ठीक है। अब 0.30 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो MB की वैल्यू आ जाएगी 5×3=15, 500, 150, 2 जीरो खत्म कर दो ना, 31 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 31 पंजे कितने हो गए 155 ग्राम पर मोल इज द आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। बढ़ते आगे की तरफ बेटा 34वां क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है, कुछ चेंज नहीं है, मैं लिख रहा हूं फटाफट से। WB हो गया जी 60 ग्राम, WA हो गया हमारा 250 ग्राम, आपको पता ही है, और लास्ट में इन्होंने KF दे ही रखा है, मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा। और अब जो फ्रीजेस की बात हुई है यानी TF की बात हुई है वो हुई है 270.67 और T नोट सभी को पता ही होता है, डेट इज 273.15। तो उसको माइनस करके प्रॉपरली ढंग से वहां पे और अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। तो डेल्टा TF इनको माइनस करके कितना आ जाएगा, इनको आ जाएगा 3.15 में से 0.7, हाँ जी 273.15 में से 270.67, ऐसे नंबर ये जानबूझ के क्यों लेते हैं ताकि कैंसिलिंग करने में दिक्कत हो। डेट इज 2.48 आया है, देखते हैं इसका क्या काम कर सकते हैं। 2.48 आया है, ठीक है, आ जाएगा इतना 2.48, 67 और जोड़िए भाई 7 8 15, हाँ ठीक है। इसमें भी मोलर मास निकालना, तो मोलर मास का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, KF इज 186, 60 MB इधर आ गया। डेल्टा TF की वैल्यू है 2.48, हाँ देखो यहाँ पे काम की चीज है 250 WA, कुछ भूला तो नहीं ना, मैं शॉर्टकट मत मारना मेरी तरह, पेपर में आपको पहले इससे पहले फॉर्मूला लिखना है क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। काट देंगे 4 पे चला जाएगा और इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, है ना, और 4 की टेबल से ये कटेगा तो 6 पे और 2 पे 62 आ रहा है ये, ठीक है जी 62 आ रहा है। 62 की टेबल में ये आता है 3 पे, देख रहे हो कितनी आसानी तरीके से कैलकुलेशन हो रही है बिना किसी कैलकुलेटर के। और 3 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर मास कुछ नहीं तो 180 ग्राम आएगा। तो समझ आया, ये जानबूझ के ऐसे नंबर इसलिए देते हैं ताकि ये ऐसा नंबर आए जिससे काटना आसान हो, अगर अभी काटना नहीं आता तो बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सेम, और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बना था। कह रहा है कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट्स डिसॉल्व, यानी WB की वैल्यू दे रखी है 6.3 ग्राम, और ये सेम क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में, आपके पास असाइनमेंट पहले से पड़ा होगा, आप देख लेना, ठीक है। 27 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, यानी WA 27 ग्राम। सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से ही है, कोई चक्करबाजी नहीं है, ठीक है। कह रहा है हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 68.04 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर यानी कि ये है TB, और प्योर क्लोरोफॉर्म जो कि होता है T नोट B, इसकी वैल्यू दे रखी है 61.04। तो माइनस करेंगे तो ये 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाएगा, 0 से 0 चले गया, 8 में से 1 गया, 7 डिग्री सेल्सियस आ गया, जो कि कुछ नहीं है, जो कि है हमारा डेल्टा TB, ठीक है बेटा। KB आपको दे रखा है डेट इज 3.63, तो मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास, वही क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जो हमने उसके लिए करा था, डेल्टा TF के लिए क्या था, है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, अगर टेस्ट है कल, अच्छी तैयारी करनी है, फुल मार्क्स भी तो लाने हैं, हाँ अरे हाँ ना, तो कर रहा है, लिख रहा है, ऐसे बस देख रहा है क्वेश्चन बेटा, नहीं होगा वहां पे, ध्यान रखियो। तेरी किस्मत अच्छी हुई तो ही तेरे से हो पाएंगे, नहीं तो वहां पे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए लिख ले सेम टू सेम। KB की वैल्यू कितनी थी भाई, KB की वैल्यू ये है, डेट इज 3.63, WB इज 6.3 एंड 1000 MB तो निकालना था, डेल्टा TB इज 7 इंटू WA कितना है, डेट इज 27। अब जानबूझ के ऐसे नंबर्स क्यों दिए हैं, ताकि काटने में आसानी हो सके। क्या काट सकते हैं हम, बहुत कुछ काट सकते हैं अगर हमें काटना आता हो तो बेटा ये तीनों जीरो इसके पॉइंट्स को खा जाएंगे, खत्म कहानी। अब जो नंबर बचा है 763, ये 9 पे चला जाएगा, 7 9 से 63, 3 के पहाड़े में ये 1 2 1 2 1 1 2 1 और ये
9 हो गया, इस 9 से ये 9, अरे इतना आसान यार, क्या आ गया, एम बी इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना किसी की हेल्प की, खुद ही काटो, इतने आसान नंबर्स आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्या रीजंस हैं, मैंने बताया था कि आप जब भी सॉल्वेंट पार्टिकल को के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल आते हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है, तो आपको लिखना है कि सॉल्यूट पार्टिकल को बाइंड कर देते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से उसके वेपर्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, और वहां पे आता है गिरावट इन वेपर प्रेशर, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है उसे बॉईल करने के लिए, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और वहां पे elevation in boiling point देखा जाता है। elevation in boiling point is a colligative property, yes, because it depends upon delta dV depends upon the number of particles या number of moles of the solute which is non volatile solute। ये जितनी फिनोमिनाएं हैं सब dilute solution में वैलिड होती हैं, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है प्रॉपरली। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन, आयरन का पोटेंशियल निकालना है, मतलब आपको निकालना है Fe+2 से Fe, है ना, ये निकालना है, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 आयन इज 0.0। अब ये मैंने रिडक्शन लिखा है, तो रिडक्शन के लिए रिएक्शन क्या होती है, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा प्यारे बच्चों, Fe बना देगा, क्योंकि मुझे E नोट की जो वैल्यू दी गई थी वो ये दी गई थी, ये वैल्यू होती है SRP की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है ये, SRP की वैल्यू। यू नो अबाउट इट ना, SRP क्या होता है, अरे नालायक क्लास में कराया था ना, देख चुप है, बोल नहीं सकता, अरे मेरे को आ रही आवाज, तू बोल, तू चुप मत रह, पता तेरी मधुर मधुर आवाज मेरे तक आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तू अच्छे से समझ पाया है। हाँ जी, इधर प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये सॉलिड स्टेट है, हाँ हाँ आप ज्यादा खुश मत हो, यहाँ बात कर, तेरे से नहीं, सब सही बोल रहा था मैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, Fe+2 आ जाएगा। अब बेटा एक बात बता, बहुत ही सिंपल है, ये तेरे को निकालना है, ये तेरे को गिवन है, क्या दे रखा है, इट इज 0.45 माइनस 0.0592 या 1। हाँ एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है भाई, एक ले और बताओ, ठुक, मतलब क्या कहूं मैं, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा लोग। अच्छा इसकी पलटी मरवा दूं क्या, है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये तो मतलब अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है बेटा, पलटी मरवाई, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या हमें लगता है, क्या सीबीएसई हमें चाहती थी कि हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, तो मेरे ख्याल से तो नहीं चाहती थी, बट फिर भी देख लेते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी। तो ये 0.0295 हो गया। Fe+2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, दैट इज 0.01, 0.01 मतलब 10 की पावर -2, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 10 की पावर -2, है ना, 10 की पावर -2 रखूंगा, ठीक है, तो ये पावर आगे आ जाती है अपने लॉग के आगे, ये 0.0295 है, प्लस है 0.45 है, इज इक्वल्स टू Fe+2/Fe है, यही है ना। अब देख मेरी बात सुन, क्या होगा, ये जो पावर है ना, ये आगे आ जाएगी, आगे माइनस को हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते, देख बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने गलती कर दी ना, मान लेता हूं मैं यहाँ पे काटता ही नहीं, जैसे पड़ा रहने देता, यानी कि यहाँ पे क्या था 0.0592, अरे हाँ ठीक है मेरे पास टेक्नोलॉजी है, पर तू कोई बात नहीं, तू पड़ा रहने देना, वो 2 आगे आता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वही लिखता जो नंबर था 0.0592 या 1, यार ले यार मेरे से हो जाती है गलती, है ना, मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं, ये 2 आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। हंसी आ गई मेरे को, तो वो वाली बात ही आ गई मेरे से ना, एक बार बहुत पुरानी बात है ये, हालांकि तुम्हें तो क्या ही बताना चाहिए, पर बता देता हूँ, बहुत पहले मुझे इससे एक गलती हो गई थी, तो फिर मैंने बोला था तू मेरा बाबू नहीं है, माफ कर दे इस गलती को। 2 से 2 पढ़ लो, फालतू चीजों में दिमाग लगाते रहते हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, log 10 1 हो गया, खत्म कहानी। अब क्या आया 0.45
-0.0591 है। बेटा तुम मत करना, हालांकि तुमने करी होगी गंदी हरकत, तुम तो सालों मेरे से भी ज्यादा हरामी हो। तू मेरा बाबू नहीं है, कोई बाबू नहीं होता। माइनस करो इसको, चलो जल्दी करो, फालतू की चीजों में दिमाग लगा रहे हो। माइनस करना नहीं आता, बता क्या करेंगे, बता 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 क्या कह रहे हो। 0.45 माइनस 0.0591 या 2 जो भी है 0.39 वोल्ट आ जाएगा यार। Fe+2 से Fe हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में हुआ था, लेकिन वहां पे मिल रहे थे सिर्फ 1 नंबर, यहां मिलेंगे तुम्हें 2 नंबर। सेक्शन बी चल रहा है ना। 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे रखा है 180, इज आइसोटोनिक विद द 2.5%। अब देखो बड़े प्यार से, अगर तुम्हें नंबर चाहिए ना तो इधर लिखना ग्लूकोज, इधर लिखना तुम अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूओसी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कह रहे दोनों आइसोटोनिक है ना। डाटा लिख लूं, हाँ डाटा लिख लेता हूँ ना, तुम्हारे परसेंटेज रह गई। ग्लूकोज की परसेंटेज है 6%, यानी कि ये WB है। तो वॉल्यूम अपना वही 100 ml, 100 ml मतलब 1000, 100/1000 लीटर। यू कैन, अरे तुम्हें पता है यार, तुम सब कर सकते हो। और WB इसकी वैल्यू है 2.5%, तो वॉल्यूम इसमें भी वही 100/1000। अब तुम देखोगे वॉल्यूम ना हमेशा सेम रहने वाली है, तो मैं तो वॉल्यूम इग्नोर ही करता हूँ अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो। बट यार 2 नंबर चाहिए तो तुम्हें पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ अननोन वेट, मतलब आइसोटोनिक की बात तो समझ में आ गया। ग्लूकोज का मोलर मास भी नहीं निकालना, जो कि उन्होंने दे ही रखा है 180। सेम क्वेश्चन सेम एफर्ट, लेकिन इसमें 2 नंबर मिल रहे हैं। पीछे जो करा था वो था आपका एमसीक्यू, यहाँ पे आपको इतना लिख के दिखाना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा पाई ऑफ ग्लूकोज, है ना। अरे यार थोड़ा बड़ा लिखते हैं, राइटिंग भी तो गंदी है। ग्लूकोज, हाँ आप समझ लेना। कह रहे सर मिटाने के बाद कौन सी अच्छी आ गई, बात तो सही है, कर ले, काटूंगा तुझे, नकल नहीं चलेगी, ये ध्यान रखियो गंदा। पाई का फॉर्मूला है CRT, मैं जी लिख रहा हूँ भाई, मेरा हो गया दिमाग खराब। और यहाँ पे भी CU लिख रहा हूँ, यू मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तू समझदार है, कोई भी सिंबल मान लियो। RT से RT कट गया, बोलता नहीं है यार तू, मतलब चुप मत रहा कर, देख तेरी जो चुप्पी है ना मुझे खा जाएगी किसी दिन। CG क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अरे सीधा लिखूं क्या, मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, और वॉल्यूम दोनों तरफ सेम ही था। RT से RT कट गया था। इधर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड, वेट ऑफ मोलिकुलर मान ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फलाना ढमकाना, एंड वॉल्यूम सेम थी, सेम नहीं थी, 100/1000 करा था ना, लिख नहीं रहा तू, इसका मतलब चमेट आएगा। दोनों माल, ये दोनों वॉल्यूम हो गया। अब बोल, ये बता मुझे कि ये जो ग्लूकोज का, अरे यार यही होता है, ये बता मुझे कि ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी थी, 6% थी। जानबूझ के ऐसा नंबर देंगे, 6/180 कट जाए, 6 के पहाड़े में आता है। इधर वेट कितना था, 2.5%, और मोलिकुलर वेट वो तो हमें पता नहीं था। राइटिंग गंदी है पर आप कंसेप्ट को समझो ना बेटा। 6 से ये नहीं काट रहा, नहीं करनी मेहनत, कोई बात नहीं भाई, मत कर तू, मैं जिंदा हूं, मैं तेरे लिए मेहनत करूंगा। तू मुझे आगे फोन करियो इंपॉर्टेंट डे के दिन, मैं तेरे लिए मेहनत करूंगा, तू मेहनत मत कर। यहां ध्यान दे, देखो यहां ध्यान दे, ये पॉइंट से 0 कट जाएगा, खत्म, है ना। कितना आसान है, 25, 18 और 6। अब 6 को इससे काटो, 6 को 18 से काटो, 3 पे गया, 25 दिए, कितने हो गए, 75 ग्राम, खत्म, आंसर आ गया। जल्दी 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 लिख लिया ना, मैं आगे चल रहा हूं। सेम क्वेश्चन है भाई, मैं बता नहीं सकता हूं इसको कैसे करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। जितना पीछे करा है उतना इसमें भी करना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 4% सॉल्यूशन है यूरिया का, जिसका मोलिकुलर मास दे रखा है, तो सब काट पीट के यूरिया के लिए यू लिख रहा हूँ। आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोबारा से ऐसे ही कंपाउंड आया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंटो फैक्टर होता नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक बेंटो फैक्टर का कंसेप्ट और लगने वाला था। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। माइक वाइक सब वो ऑन है यार, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर वीडियो चल रही है नहीं चल रही है ये चेक करो, है ना। चल तो रही है, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कर दिए वैसे, समझो आप, मतलब समझ रहे हो, कमाल है वैसे। पर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी मुझे। तुम 2 मिनट रुक जाओ यार, मतलब सुन जाओ, मेरी बात सुनो, खत्म करने दो। यूरिया का फॉर्मूला CRT है ना, इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए OC लिख रहा हूं यहां पे मैं, है ना। यूरिया के लिए वही CU, यूरिया RT,
इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए COCRT। इतनी बढ़िया स्पीड चल रही थी, किसी की नजर लग गई, यहाँ पे RT से RT कट गया। CU क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या है? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में सेम होता है, 4% है ना, तो वही 100/100 सेम ही आना है। तो मोल्स गिवन वेट ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इनटू में वॉल्यूम। बेटा पूरा लिखना वहां पे, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, लेकिन तुम पूरा डिटेल लिखोगे, है ना, सारा सौदा लिखोगे। अगर तुमने सारा सौदा नहीं लिखा ना, तो तुम्हारे सारे सौदे मैं बताऊंगा तुम्हें, फिर देख लेना, काटूंगा तुम्हें गिर के। और वॉल्यूम, अब क्योंकि वॉल्यूम भी सेम है, आइसोटोनिक है, तो एट द एंड हम यही पहुंचते हैं। एमसीक्यू जब भी आए तो लास्ट में यही पहुंचना है। अब यूरिया की जो परसेंटेज दे रखी है वो 4 है, मोलिकुलर मास कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, तो वो कर लेना। इक्वल्स टू में 5.2% ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मोलिकुलर मास तो पता नहीं है, तो 5.2 अपॉन में अननोन मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिख रहा हूं। OC बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों देते हैं ऐसे नंबर? ये नहीं करनी, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, इसको ले आओ। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल्स टू 5.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4। अपना भी कुछ दिमाग लगा ले, मेरे से पहले आंसर निकाल ले। पॉइंट से 0 कट गया, एंड 4 से 52 कटेगा 13, 13 छिक होते हैं 13 से एग्जा बताना 78। हाँ ठीक है, 78 ग्राम पर मोल। पता इतना बढ़िया पढ़ता है तू, इतना बढ़िया पढ़ता है ना, मतलब इतना बढ़िया पढ़ता है, ऐसे निमट जाएगा पढ़ के। हाँ जी 40वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम मेथड है यार, कर लेना, सेम कर लोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3% ग्लूकोज यानी 3/180, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, सारा सौदा पीछे का करना है, लेकिन ध्यान रहे कहीं तुम इतना ही करके आओ, नंबर नहीं मिलने वाले, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इज आइसोटोनिक विद 2.5% ऑफ अननोन मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट में तो यही आएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मोल्स बचते हैं, दोनों के इक्वल रख दो। 3 से 180 काट दे, नहीं काटना चाहता मत काट, मेहनत मत कर, इसको उधर ले जा, इसको उधर ले जा। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 2.5 इंटू 180, है ना, डिवाइडेड बाय 3। अब इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 से 18 6। अरे ये तो सेम है, ये तो सेम है, सेम क्वेश्चन था ये। अरे 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 ये तो सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे 6% था, यहाँ पे क्या है 4%, यहाँ पे 3% था, वहां पे 6% और 2.5% था, यहाँ पे क्या है 3% और, पर यार वहां पे 6 और 180 थे, तब भी 75 आया था। यहाँ गलती करी है फिर, अच्छा बेटे ये गलती कर दी मैंने। 25 सिक्के कितने होते हैं? 150 ग्राम होते हैं ना, 150 रुपया लेगा। अभी 75 में गलत हो जाता, फिर कमेंट करते। और सुनो, सब कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले तुमने वीडियो देखी है। कमेंट नहीं, नंबर नहीं। चलो भाई, डिफाइन द मोलर। अरे यार कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो क्लास में कराया हुआ है, लेकिन इस पे ना सीबीएसई की पहली बार नजर पड़ी। वीडियो देखती है सीबीएसई, इसका मतलब देखो आज तक कभी नहीं इसने दिया, कभी भी नहीं दिया, मतलब क्यों ही दिया पता नहीं है। पर डिफाइन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ को डिफाइन करना है आपको। अब मैं बताऊं कैसे करूं, नहीं तुम बताओ मैं कैसे करूं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता क्या है? दैट इज केएफएम होता है। अब जब भी किसी को डिफाइन करना होता है ना, तो उसकी मेजर क्वांटिटी से उसे रिलेट कर दिया करो। और ये इसके इक्वल कब होगा? जब मोलैलिटी को हम 1 रखेंगे, तो केएफ डेल्टा टीएफ के इक्वल ही आ जाएगा। अब इसको हिंदी में बताने के लिए 1 दबाया तुमने, और 2 भी दबा सकते हो। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, क्या कहोगे? केएफ इज मोलल, मैं बोल दूं, लिखा नहीं जा रहा यार मेरे से, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज defined as, या is equal to, is numerically equal to the depression in freezing point। बोले सर एक बार और बोलोगे मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। is numerically equal to molar depression constant is numerically equal to depression in freezing point when its molality is 1, when its molality is 1। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। फिर कह रहा है how it is related to the enthalpy of fusion। तो एनसीईआरटी में भी और नोट्स में भी मैंने कराया था, या शायद नहीं कराया था, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने मेरे ख्याल से मैंने कराया था, हाँ जेई वाले बैच में कराया था। और ये पिछले साल मैंने लिखवाया था, क्योंकि ये पेपर में तो आता नहीं था, 10 साल हो गए थे, पता नहीं कैसे इस बार नजर पड़ी। तो अब कर लेना भाई, ये ना इस पे जरूरी है। इसका मैंने बताया था, मरती क्या ना करती, है ना, MRT। और ये जो टी होगा ना, ये टी नोट एफ होता था, टी नोट एफ का स्क्वायर, MRT नोट एफ का स्क्वायर, है ना।
और डेल्टा फ्यूजन, फ्यूजन नीचे आएगा इनटू में 1000। ये फॉर्मूला होता है केएफ का। किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? केएफ का होता है। तो ये हमने ना एनसीईआरटी में किया था, एनसीईआरटी में था ये, और फॉर्मूला यही था। मैं एक बार, मेरे को भी थोड़ा सा ना, मेरे को डाउट हो रहा है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मेरे को सही है वैसे तो फॉर्मूला, बट काफी टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाता है। आई एम जस्ट चेक इट आउट इन द एनसीईआरटी, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड नहीं, बस 1 सेकेंड रुक जाओ। अरे यार एनसीईआरटी भी कितना टाइम लग जाता है ना। और बढ़िया है ना, सुबह पढ़ रहे हो तुम लोग, हैं सही है भाई, सही है। रात को वीडियो बनाई है पता है, बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं ये। हाँ ठीक है, यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। और ना ये मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का होता है एमए का, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। अगर मान लो ये केबी के लिए पूछते तो सेम होता, मरती क्या ना करती, हबीबी तुम हम पे मरती, हम तुम पे मरती दोनों ही मर गए, समझो। यहाँ पे आ जाता है वेपराइजेशन इन 2000। किसी का दुबई जाने का मन करता है क्या? दुबई जाके ऊंट बनने का मन, सॉरी ऊंट चलाने का मन। मस्त जगह होगी वैसे तो, पर धूप होगी यार। अच्छा देखो सुनो, मजे की बात यह है, सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया, उसको पता था हम कभी भी नहीं देते हैं, बच्चा तैयार करके नहीं आएगा, तो उसने एक ऑप्शन दिया और का। ये ऑप्शन हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा, या तो किसी को वो वाला क्वेश्चन करना होगा या फिर ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। अलग अलग सेट्स बनेंगे, मैं जैसे कि मैंने क्लास में बताया था, तो ये ध्यान रखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय, अब ये क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन दोनों मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन आता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो आंसर आने वाला है पॉजिटिव डेविएशन। गिव रीजन, रीजन बताना है, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे एक बात बतानी है कि इथेनॉल के अंदर ना एक, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब तुम ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं है तुमने, तुम पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अभी के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। और एक होता है एसीटोन, एसीटोन बेसिकली कीटोन का ही भाई है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन बच्चों ने 11th मेरे पास नहीं पढ़ी है, उसको शायद होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। इसमें होता है डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये वीक इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये वाला वीक है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बीच में जब वीक इंटरेक्शन घुस जाएगा तो इंटरेक्शन और वीक हो जाएगी और वो दूर दूर रहने लगेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो इट विल शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। आपको बताना है कि इथेनॉल शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लेना। एंड व्हेन इट मिक्स विद द एसीटोन, एसीटोन हैविंग on its own interaction is dipole dipole interaction, but when it mix with the ethanol it disturb the hydrogen bonds, so the interaction becomes weaker and the deviation shown by these mixture is positive deviation। इंग्लिश अच्छी होगी मेरी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता मैं। खोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी में से मैं लाइन बोल दूं, अच्छा अबे कुछ तो काम कर लिया करो भाई। 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास है ना, 12th क्लास में ही है ना तू, बता, ये भी नहीं पता बच्चे को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से खोलरास, अच्छा खोलरास लो, वैसे मतलब अगर हम वैसे समझाने के लिए बताएं तो क्या था कि भाई कोई भी एनायन होगा उसके अंदर केटायन और एनायन दोनों चीजें थी, उसको तू तोड़ेगा तो उसके केटायन का सम और एनायन का सम दोनों का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का जोड़ के आंसर निकाल देगा। ये है खोलरास लॉ, तो पढ़ लियो। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था? फैराडेज फर्स्ट लॉ था W=ZIT, यानी W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के इक्वल होगा। बट मेरे को स्टेटमेंट भी चाहिए, मैंने स्टेटमेंट यहां नहीं बताई है, स्टेटमेंट भी चाहिए। द वेट डिपोजिटेड और डिसॉल्व एट एनोड और कैथोड रिस्पेक्टिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। तो इन दोनों की स्टेटमेंट प्रॉपरली बुक से लिखनी है तुम्हें, और ये कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 43 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार अपनी क्लास में भी डिस्कस कराया है, मतलब इसी तरह का, शायद ये सेम ही हो। 0.2 मोल पर लीटर KCl है, तो डाटा लिखना सीखो पहले। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोल पर लीटर, समझ रहे हो? ये जो है ना, ये कंसंट्रेशन है भाई। क्या करते रहते सुनते हो? ये क्या है? 200 m रेजिस्टेंस होता है, यूनिट से भी मैं पहचान लेता हूँ,
जैसे कहते हैं ना कि मैं उड़ते हुए पंछियों का पर से पहचान लेता हूँ कि मादा है कि नर है, तो ऐसे यूनिट से पहचाना करो बेटा। फील्ड विद द 0.05 मोल ऑफ KCl। सॉल्यूशन का नेचर चेंज नहीं करा बट कंसंट्रेशन चेंज्ड है। तो अब दूसरा कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर। मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। और अब जो रेजिस्टेंस हो गया है वो 620 ओम हो गया है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। कह रहा है कैलकुलेट द KCl सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल। 0.2 मोल पर लीटर वाले की दे रखी है कंडक्टिविटी इसने, दैट इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए R1 है, ये K1 है, ये K2 हो गया और ये R2 हो गया। फॉर्मूला याद होगा, है ना? क्या फॉर्मूला है? बोल 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 बोल। इधर कर दूं, इसको इधर करके इधर सॉल्व कर देता हूँ। हाँ बोल, क्या है? R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2। क्या निकालना है तुझे? K2 निकालना है। R1 की वैल्यू कितनी है? 200। K1 की वैल्यू कितनी है? 0.0248 डिवाइडेड बाय R2। R2 कितना है? R2 कितना है? R2 कितना है? R2 है 620। तो निकाल दो, इसके डिवाइड में डाल देता हूँ। अब क्या लगता है तुम्हें, इसमें मुझे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी होगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी होगी? तो देख लेते हैं करके। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ी है, 0 से 0 कट जाएगा, है ना? कि सर ये तो हमें भी पता है। तो भाई पता है तो कर ले। फिर मेरे से क्या देख रहा है? यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 आ गई, है ना? फिर इसके एक और 0 काट दूंगा मैं, तो 1000 बचा हुआ है। तो 2 इंटू 248 डिवाइडेड बाय 62 इंटू में 1000। ये है हमारी किसकी वैल्यू? K2 की वैल्यू। तो सोल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? 62 किसकी टेबल में आता है? 62 मेरे ख्याल से देख, मैं अगर तुझे ना और अच्छे से तरीके से, तो हम यहाँ पे थे, यहाँ से K2 निकाल के और फिर लैम्डा K2 निकाल के लैम्डा के फॉर्मूले में हम डाल देंगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000/C। और फिर ये कट जाएगा, कटने के बाद लैम्डा m की वैल्यू 160 आ जाएगी। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आसानी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बीच में वीडियो रुकती थी तो अभी दोबारा करना पड़ रहा है। ये सारे डेफिनेशंस हैं। फैराडे साइकिल लो बताइए तुम्हें, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2 होता है। कोरोजन हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और फ्यूल सेल। तो बहुत ही आसान है। अच्छा, ये सेक्शन C का जो क्वेश्चन था ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। यार पंगा हो गया था, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, MgSO4 का देखिए 4 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे आप WB रखेंगे, वो हो गया हमारा 4 ग्राम। मोलिकुलर मास इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 120 ग्राम। अब प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि WA की वैल्यू यहाँ पे 100 ग्राम दे रखी है। और ये अज्यूमिंग MgSO4, ये जो MgSO4 है ना, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, ऐसा इसने बोला है। तो जब ये कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो 2 आयंस तो मिलेंगे Mg+2 और SO4-2। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी 2। बेटा इसमें बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं कि I की वैल्यू मेंशन नहीं करते हैं। डेल्टा टीवी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है IKB/WB/MB इंटू में WA इंटू में 1000, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। अब जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे बताओ? डेल्टा टीवी मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं। आई की वैल्यू 2, केबी की वैल्यू 0.52। क्वेश्चन में देख लेना WB कितना दे रखा था? WB दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। 0.4 नहीं, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 120, WA इज 100 ग्राम और ये दे रखा है आपको 1000। प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे? 0 से 0, 0 से 0 सब खत्म, 4 से 12 3, 3 से ये कटेगा पॉइंट। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? ओके, केबी की वैल्यू 0.52। कुछ मेंशन, कुछ छूटा तो नहीं है ना? पक्का सही है। 4/4 12, 3 से इसे काटेंगे तो ये 0.26 आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा। 0.26 नहीं, 0.13 आएगा। सॉरी 0.13 आएगा। 13 दूनी 26 हो जाएंगे, तो ये 0.26 यहाँ पे आएगा डेल्टा टीवी की वैल्यू। ये केल्विन में आ गई। पर आपको डेल्टा टीवी नहीं निकालनी है, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है
टीवी, तो डेल्टा टीवी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है टीवी माइनस टी नोट बी। टी नोट बी को इधर ले आओ तो केल्विन में निकालो। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूँ 0.26, इधर आने के बाद टी नोट बी 273 हो गया, तो ये जुड़ के 273.26 केल्विन हो जाएगा, जो की वैल्यू होगी टीवी की। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना नोट्स में कराया हुआ है, बना रहा तो वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, तो मन नहीं करा बताने का, पर तुम्हें बता रहा हूँ। लैम्डा एम का फॉर्मूला K/C/1000 होता है, सभी को पता है। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन कम करना। इसमें लैम्डा एम ग्रेटर देन और K की वैल्यू घटती है, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो। डेफिनेशन प्रॉपर बुक से याद करके आओ, मुझे नहीं पता कैसे करके आओगे, पूरा प्रॉपरली 2-3 लाइन की हिंदी में डायरेक्ट होनी चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी वाज फिल्ड विद, ऐसे ही क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 नंबर में था। 0.5 एम केसीएल की बात चल रही है यहाँ पे। इट हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम, यानी रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। तो मार्किंग स्कीम पता नहीं कैसे कर देते, यही सेम क्वेश्चन 2 नंबर में डाल रखा है, फिर किसी सेट में 3 नंबर में डाल रखा है। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद द 0.02 एम, अब यहाँ पे नेचर वाला AgNO3 भर दिया है, उसमें KCl था, ये कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं, ये कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस का कुछ करना नहीं है, और अब जो रेजिस्टेंस है, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है R2 वो है 90 ओम। 90 ओम ये रहा, है ना, ये 90 ओम हो गया, उससे पहले ये 100 ओम था, तो यूनिट अब उन्होंने लिख रखी है, तो ये R1 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 का निकालना है, बहुत इजी कर दिया है। कंडक्टिविटी KCl का दे रखा है इसने, यानी कि K1 दे रखा है, अभी कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। 1.35 × 10⁻⁻², K2 आपको निकालनी है, ठीक है। तो K2 आपको क्या करना है? निकालना है। तो K2 आपको निकालने के लिए क्या, अच्छा इसका लैम्डा M2 कह लो या लैम्डा M भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक फॉर्मूला होता है, बताया था, क्या बताया था? R1 K1 = R2 K2। तो R1 कितना है? R1 है 100, K1 is 1.35 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय R2 is 90 = में K2, है ना। अब यहाँ पे क्या लगता है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? तो शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, और ऐसा कर लेते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, या 0 से 0 काट के इसके पॉइंट्स हटा के नीचे 2 0 और लगा रहा हूँ, ठीक है। और क्या, इसके 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, फिर दोबारा से 90 हो गया, ऊपर 135, मतलब 135/90 × 10⁻⁻² = K2, ये हो गया। ये दोनों 15 के पहाड़े में आते हैं, 5 से भी काट सकते हो, जैसे काटना काट दो ना। 15 6 जा और 15 7 जा, 7 जा नहीं 15 9 जा, ओके सॉरी, 9 और 6, 9 और 6, तो ये 2 पे चला गया, ये 3 पे चला गया, ये 2 से 10, 2 से, अच्छा ये नहीं कटेगा यार, ठीक है। तो 3/2 × 10⁻⁻², that is 1.5 × 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स K2 की वैल्यू आ जाएगी। सेंटीमीटर में था ना ये सारा सौदा, सेंटीमीटर इनवर्स में था। इसके बाद आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी? मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी लैम्डा M = K/C। 1000 ऊपर आएगा नीचे आएगा? अच्छा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे बस कंसंट्रेशन किसकी रखोगे? इसी की रखोगे। इसकी किसकी? AgNO3 की। AgNO3 की पूछी है ना, तो 0.02 m ये यहाँ पे रख देना है। तो K की वैल्यू आई है 1.5 10⁻⁻², 1000, और इसकी वैल्यू क्या थी फिर से भूल गया, एंड दिस इज 0.02 m। तो 0.02 m ये लैम्डा M की वैल्यू है। तो इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे? मैं करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ। बताओ बताओ क्या करें? इसके पॉइंट्स हटा के 2 0 और लगा रहा हूँ, इसके पॉइंट्स हटा के 1 0 और लगा रहा हूँ। 2 से 15 काट के 7.5 हो गए, ठीक है। इसके 0 काट के और इसके 2 0, ये 2 0 खा जाएगा, यानी कि 750 आ जाएगा। 2 0 बच गए ना, और पॉइंट्स हटा के 750
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स करके यूनिट आ जाएगी। एक बार रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ हो, बाकी मेरी तरफ से तो सही है, बट इस पर भरोसा मत करना, अपना कर लेना मतलब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो 49 कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज 100 mm, मतलब सॉल्वेंट यानी कि पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है 100 mm ऑफ Hg। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपको निकालना है Pa या फिर Ps, कुछ भी कह लो, है ना, ये निकालना है आपको। और 1 मोल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Ab इन 50 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Nb, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोल, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 50 मोल्स। यार बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ए बी उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है, विल डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी नहीं समझ में आया तो उन्होंने दे दिया कि अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसका, यानी वेंटो फैक्टर लगेगा, कोई बात नहीं। एक्स बी बताइए मुझे, एक्स बी कैसे निकलेगा, मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, है ना। तो मोल्स कितना है 1 और टोटल मोल्स कितना है 51, 1/51, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी नोट ए माइनस में पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू में आई इंटू एक्स बी, है ना, आई इंटू एक्स बी। अब सारा डाटा पुट करने के बाद पी नोट ए इज 100 माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए, और इस तरफ आएगा आई, आई कितना है, आई कितना है, ए बी था ना, ए बी, तो ए बी जब डिसोशिएट होगा तो ए प्लस और बी माइनस दो आयंस में टूटेगा। अब जो दो आयंस में टूटेगा, समझ रहे हो, जब ये दो आयंस में टूटेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी इस केस के लिए, इस केस के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे रखना है आपको 2, एक्स बी की वैल्यू रखनी है 1/51, पी नोट ए की वैल्यू भी 100 ही है ना, तो 100 माइनस पी ए, नीचे भी 100 ही रखना था मुझे, और ये 2/51 है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो पी ए उस तरफ चला जाए, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, 100 माइनस पी ए डेट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन में 51। अगर ये नेग्लेक्ट करता ना नीचे एन बी, तो ये 50 आता, फिर ये कट जाता, इसको इधर ला के इधर ले आएंगे, तो 100 माइनस 200/51 दैट इज इक्वल्स टू पी ए, एलसीएम आ जाएगा 51, 100 माइनस 200, इट्स 5100 हो गया ना, हाँ हाँ हाँ, तो क्या आएगा बताओ 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 बताओ, ये हो जाएगा 4900 डिवाइडेड बाय 51, इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा MMHG में आ जाएगा, फाइनल आंसर वो हो जाएगा। नेग्लेक्ट करके करोगे तो ये तो फिर वही है 4 यानी 94 के करीबन आ जाएगा, 94 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये क्वेश्चन 50 का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ई नोट सेल अगर हमें निकालना पड़े तो वैल्यू चाहिए होगी, राइट माइनस लेफ्ट होता था, एसआरपी वैल्यू है ना सबकी, एसआरपी की वैल्यू दे रखी है, तो राइट में टिन है, लेफ्ट में जिंक है, टिन माइनस ये, तो ये क्या जाएगा माइनस 0.14 माइनस माइनस प्लस का 0.76, तो ये हो जाएंगे जी 62 है ना, 0.62 वोल्ट आ जाएगा ई नोट सेल की वैल्यू। अच्छा, इक्वेशन लिखना तो पड़ेगा ही, तो आप पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेना, जिंक से Zn+2, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा, लिखना तो पड़ेगा ही, और फिर रिडक्शन रिएक्शन लिख लेना, Sn+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन से Sn में कन्वर्ट हो गया। कहोगे ये सेल रिएक्शन क्यों लिखी है, इससे पता चलता है कि तुमने चीटिंग नहीं करी है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जिंक प्लस में Sn+2, एरो के निशान Zn+2 प्लस में टिन आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम QC प्रोडक्ट, यानी कि Zn+2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है Sn+2, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो QC यहाँ पे निकाल लेना, Zn+2 इज 0.1, Sn+2 इज 0. डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे करना, ठीक है। तो 0.1 अपॉन में 0.00
1। कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, इससे गलती नहीं होती है। आप अपने पुराने टेस्ट से सीख सकते हो कि आपने क्या क्या गलती करी है, सेम गलती दोबारा मत करना। तो ये 100 आ जाएगा ऊपर, है ना। 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2। तो n आ चुका है, n की वैल्यू 2 आ चुकी है, QC आ चुका है, ई नोट सेल आ चुका है। वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। चलो, हाँ ये सारा लिख लिया ना तुम लोगों ने, पुट करके मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ पे। ई सेल फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। हाँ, ई नोट सेल माइनस 0.0592 या फिर 1 लॉग QC ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नोट सेल की वैल्यू है 0.62 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n कितना है, 2 है, log QC की वैल्यू है 10 की पावर 2, पावर 2 आगे आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, log 10 होता है 1, तो इस 2 से वो वाला 2 कट गया। अब इसमें से माइनस करना है, यानी ई सेल में से 0.62 में से 0.0591 माइनस करके जो भी आएगा वो वोल्टेज आ जाएगा। तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। नाइस, चलो आगे क्वेश्चन है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई नोट सेल की वैल्यू राइट माइनस लेफ्ट, राइट में ई नोट H प्लस स्लैश H2 माइनस ई नोट SN स्लैश SN प्लस 2, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 माइनस SN SN प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.14 हो गया, मतलब प्लस का 0.14 वोल्ट हो गया। ये किसकी वैल्यू हमारी, ई नोट सेल की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू पता चल रहा है, बट हमें फिर भी रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन लिखो, पहले ऑक्सीडेशन वाली लिख लेंगे Sn प्लस 2, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर रिडक्शन में लिखोगे ना तो बेटा यहाँ पे 2H प्लस आता है, तो 2H प्लस जरूर लिखना। आप लोग गलती करते हो, आप रिएक्शन नहीं लिखते हो ना, तो 2H प्लस नहीं लिखते हो, और 2H प्लस नहीं लिखते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। एक तो n की वैल्यू, चलो जैसे तैसे तुमने n की वैल्यू लिख दी, 2 आ गई, लेकिन QC की वैल्यू लिखने में दिक्कत आएगी। तो जोड़ो, इसे क्या आएगा, SN प्लस में 2H प्लस, एरो का निशान, SN प्लस 2 प्लस में क्या आएगा, H2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो QC है वो देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट, यानी कि Sn प्लस 2, साथ में ये हाइड्रोजन का प्रेशर भी आता है। अब वहां पे हाइड्रोजन का प्रेशर देखते हैं क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का प्रेशर देखो कितना दे रखा है, हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा है 1 बार, तो मेंशन करना पड़ेगा। तो आप जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करके अच्छे तरीके से करोगे ना, तो जो चेकर है वो बहुत खुश हो जाएगा। आखिरकार हमें चेकर को ही तो खुश करना है, तो H प्लस उसकी पावर 2, जिसकी वजह से वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है बेटा। ये सारा डाटा पुट करना पड़ेगा। Sn प्लस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तुम्हें आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम गलती क्या करते हो वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। Sn प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है 0.001, और H प्लस की वैल्यू भी दे रखी है 0.01, लेकिन उसका है स्क्वायर, और प्रेशर दे रखा है 1 बार, बार में हो एटमॉस्फेयर में हो। हाँ, ये अगर mmHg में होगा ना तो उसको बार में कन्वर्ट कर लेना, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेना। हालांकि इतना ट्रिकी बनाएंगे नहीं, क्योंकि जे एडवांस का थोड़ा है। हाँ जी, तो QC ये 10 की पावर ऊपर तो हो गई -3, नीचे -2 थी, उसका स्क्वायर हो गया, तो ये -4 हो गया। किसी पे भरोसा मत करो, सॉल्व करके कितना आ गया, 10 आ गया, QC 10 आ गया है, ठीक है। बस अब कर देंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log QC, यही फॉर्मूला होता है। अभी आपने सारी वैल्यू निकाली है। ई नोट सेल निकाला है, कितना निकाला है, 0.14 माइनस 0.0591, n की वैल्यू 2 log 10। तो बेटा फटाफट से, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.0591 काट दो ना, इसको इजी रहेगा, क्योंकि log 10 तो 1 हो गया। इसे काटने के बाद कितना आ रहा है, इसको काटने के बाद 0.0295 आ रहा है, 0.0295 आ रहा है। तो ई सेल कितना आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, इसको माइनस कर लेना, 0.0, यार सब मैं ही करूँ क्या, तुम भी तो कुछ करो, 0.14 माइनस 0.0295, ये आ गया 0.110, 0.1105 वोल्ट।
यह है ई नोट ई सेल की वैल्यू। 52 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें तो रिएक्शन भी दे रखी है तो हमारे लिए बहुत ईजी है। एन साफ पता चल रहा है 2 है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एन की वैल्यू 2 हो गई। ई नोट सेल भी हमें दे ही रखा है, बस हमें क्यूसी लिखना है, तो क्यूसी प्रोडक्ट यानी कि Na+2 अपॉन में रिएक्टेंट यानी कि Ag+। अब यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर लगाना ना मत भूलना, क्योंकि इसकी आगे के नंबर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो वो पावर में चले जाते हैं। तो Na+2 की वैल्यू 0.1 है, Ag+ की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.01, उसका भी स्क्वायर होगा, तो ये 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर 10 की पावर -4, और ऊपर है 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, ये ऊपर जाके 10 की पावर +4 हो जाएगा, फिर सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि QC = 10 की पावर 3 हो गया। एन की वैल्यू आ गई, ई नोट सेल आ गया। ई सेल निकाल लेते हैं, तो ई सेल मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, फॉर्मूला पीछे से लिखना, पर लिखना जरूर, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.05 -0.0591 डिवाइडेड बाय n इज 2। मेरे को 2 दिख रहा है, अगर आपको 2 समझ नहीं आया तो आप हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख लेना, 2 आ जाएगी वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है। और QC की वैल्यू 10 की पावर 3 है, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर log के आगे आ जाती है ना, तो log 10 की वैल्यू हमारी वो 1 हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे, है ना, माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको पहले सॉल्व करना, कह रहे हो सर यही तो सॉल्व करना नहीं आता, मैं बता दूं तुम्हें एक कंसेप्ट, किसी को पता नहीं लगेगा वाला कंसेप्ट लगा दूं। इसको काटोगे ना तो ये 0.6 मान के काटो तो ये 0.03 आ जाएगा, है ना, 0.03 आएगा, और 3 3 9 कर दो, कितना हो गया 0.09 हो गया टू बी एक्यूरेट, और 1054 माइनस करोगे तो 0.09 हटाना है, तो 4 वहां से भी हटाने पड़ेंगे, तो 0.96 वोल्ट आ जाएगा। ये ई सेल की वैल्यू है, किसी को पता नहीं चलेगा, इससे कर लेना 0.96 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कंडक्टिविटी। अब सेम क्वेश्चन दे रखा है लेकिन इसमें कहानी में एक ट्विस्ट है। कंसंट्रेशन दिया तुम्हें, क्या दे रखी है कंसंट्रेशन बताओ 0.2 m, ठीक है, और ये जो दे रखी है ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, KCl इज 3 नहीं है भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना 2.48 है, ये 3 गलती से लिखा हुआ है, 3 गलती से लिखा हुआ है, ये है K कंडक्टिविटी, यानी कि 2.48 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर। अच्छे क्वेश्चन दिए थे 2024 में CBSE ने, तो बहुत ही प्यारा K और C दे रखा है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m निकालना है। अब साइमन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K/C इंटू में ऊपर आएगा 1000, यानी 2.48 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय C क्या है कंसंट्रेशन, जो कि कितनी होती है 0.2। तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्व करने से पहले इसके पॉइंट से इसका पॉइंट नहीं हटेगा, इसके 2 0 आएंगे, उसका 1 0 आएगा, कोई बात नहीं। फिर 2 से इसे काटूंगा तो 1 2 4 124 हो गया, 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधा लिख दो क्या 0.124 आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप मेरे आंसरों पे देख लेना, एक बार रीसेट जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स हो जाए मेरे से भी, है ना। तो लैम्डा नोट K पॉजिटिव और लैम्डा नोट Cl नेगेटिव दे रखा है, तो KCl का लैम्डा नोट निकालना है, तो सिंपल है, ये तो कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो 73.5 और 73.5 और 76.5 इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो गया जी 70 70 140 140 और 3.5 और 6.5 10 150, तो 150 हो गया जी ये लैम्डा नोट KCl इज 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये 150 हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा m निकाल लिया। अब तुम कहोगे सर लैम्डा नोट क्यों निकाला हमने, इसलिए निकाला क्योंकि उसने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालना था। तो अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m, है ना। तो लैम्डा m इज 0.124 एंड लैम्डा नोट m इज 150, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसे कर लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, टाइम होगा तो आराम से कर लोगे। एंड इट्स 0.000
8 के नियर अबाउट आएगा। एंड प्लीज रीचेक बाय योर सेल्फ, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो कि तुम भी कर रहे हो मेरे साथ साथ। एक और क्वेश्चन है, 5 ग्राम को नॉन वोलेटाइल सॉलिड को 200 ग्राम में डिसोल्व करा गया, वेपर प्रेशर इतना दे रखा है, ठीक है, 300 केल्विन में, कैलकुलेट द मोलर मास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर का दे रखा है 32 mm। ये सेम क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मेरे को ये 3.84 mmHg, और मेरे को क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, मेरे को 1 सेकेंड दो, है ना। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन। सेक्शन कौन से में था, सेक्शन 54 क्वेश्चन, सेक्शन। अब यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है ना। लेट्स सी, देखते हैं, 1 सेकेंड रुक जाना जब तो तुम ट्राई करो। मेरे को गड़बड़ वैल्यूज में लग रही है। हाँ, सेक्शन सी था ये, और यहाँ पे अगर ये 3.84 mm होगा और वो 32 होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। या तो ये 34 होना चाहिए था, 38.4 होना चाहिए था, बट मेरे को लग रहा है 31.8 है। ओके 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 ओके, यहाँ एक मिस्टेक है, 31.8 है। ओके 31.8 है, देखा मिस्टेक थी ना यहाँ पे, मेरे को पता चल गया था, क्योंकि यार डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 31.84 है। सो पी ए इज 31.84 है, पी नोट ए इज 32 mmHg है, दोनों mmHg में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.16 का, क्योंकि डेल्टा पी इतना ज़्यादा नहीं आता ना। तो अभी समझ आया तुम लोगों को कि मुझे कैसे पता चला, 0.16 mmHg। और WA WB तो पता ही चल जाता है, WB आपको 5 ग्राम दे रखा है, WA दे रखा है आपको 200 ग्राम। इसके बाद मोलर मास निकालना है आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है, हो जाना चाहिए। करें, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इस सब में निगलेक्ट कर दो, क्योंकि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए एम में। डिजोल्व किस में करा था, वाटर में डिजोल्व करा था, और कितना डिजोल्व करा था, 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितना कितना 5 ग्राम, ठीक है। तो एम में कितना हो जाएगा, एम में हो जाएगा अपना 18 ग्राम। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए कितना है, पी नोट ए 32 माइनस 31.84 अपॉन में दोबारा से 32। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू है 5। मोलर मास कितना है वो तो निकालना है। डब्ल्यू ए कितना है 200 ग्राम, और ये कितना है 1000। 200 से 1000 काट के 5 पे चला गया, 25 हो गया ये हो गया 0.16/32 इक्वल टू में 25 बाय एम बी। तो एम बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही किया है ना। कुछ गड़बड़ कर दी, एम में 1000 थोड़ना था, अरे यार। डब्ल्यू ए था 200 और एम में था 18। माई मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। 5 से काट देंगे 40, 18 9 हो गया जी, 20 हो गया, छोड़ दो। ये हो गया पॉइंट, एम बी को इधर ला रहा हूं, एम बी इधर आ गया 9 बाय, ये आ जाएगा 0.16, ऊपर आ गया जी 32, नीचे आ गया जी 20। सही है, कुछ गलती नहीं है, पक्का गलती नहीं है, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 2 0, 0 से 0, 2 से 20, 10, 90 ग्राम आ रहा है। एंड प्लीज रीचेक बाय योर सेल्फ। तो फॉर्मूला ध्यान रखना। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। है एक आया था, केस बेस्ड आ गया था, और इसमें केस पढ़ना था तुम्हें
कुछ नहीं है, बैटरी की पूरी कहानी दे रखी है जो तुमने क्लास में पढ़ी है। क्वेश्चन में आऊं तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है जी बस, हाउ डू द प्राइमरी बैटरी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी बैटरी। भाई प्राइमरी बैटरी में रिवर्स नहीं की जा सकती है रिएक्शन को, इसीलिए वो वन टाइम यूजेबल है। द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट। हाँ भाई होती है, रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मर्करी सेल रिएक्शन में, ओवरऑल सेल रिएक्शन में देयर इज नो आयंस, सो आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा और वो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहने वाला है। और सडन ब्रेकेज आता है, सडन ड्रॉप आता है उसके अंदर, लिख लेना। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी की रिचार्जिंग की लिखनी है, किसकी लिखनी है, रिचार्जिंग की, मतलब एनोड वाली कैथोड पे, कैथोड वाली एनोड पे, और फिर रिएक्टेंट को उल्टा करना है। बात समझ आई? तो ये कहानी आपको कब करनी है, रिचार्जिंग में करनी है। क्लास में कराया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो रिचार्जिंग वाली रिएक्शन आप लिख लेना। राइट टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल नॉन पोल्यूटेंट है, फायदा बताया था तुम्हें। दूसरा, जब तक इसके अंदर फ्यूल देते रहोगे एनर्जी ये कन्वर्ट करता रहेगा, तो फ्यूल सेल का ये फायदा है ओवर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, वन टाइम यूजेबल है एंड फेंक देंगे, लेकिन फ्यूल सेल में फ्यूल देते रहो और ये सेल काम करता रहेगा, पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करता है कोई भी। तो इसके एडवांटेज लिख देना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, पढ़ के अगर ऊपर से लिखा जाए तो हाँ थोड़ा बहुत काम आ सकता है, तो ये देख सकते हो, इससे पढ़ के अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम लिख सकते हो। बाकी देखो जैसे कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट इज नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड, तो एक एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है फ्यूल सेल की। तो कुछ कुछ डाटा यहाँ से आप पढ़ सकते हो, पढ़ के आप लिख सकते हो, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आसान सा था। अगले क्वेश्चन में, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल देन द O2 गैस। क्योंकि बेटा CO2 की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है O2 के कंपेयर में, तो बोल रहा है KH की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सोल्यूबिलिटी की। यानी कि जिसकी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी KH की वैल्यू कम होगी। तो उसने बोला हायर वैल्यू किसकी है, तो हायर वैल्यू ऑक्सीजन की हो जाएगी। ऑक्सीजन की KH की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। ठीक है, KH की वैल्यू इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, O2 की इंटरेक्शन कम होती है, ऐसे करके लिख सकते हो। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन द प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%। अगर मान लो 0.9% सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, ठीक है, तो अब एक मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये क्वेश्चन हो गया ना। अब एक बात बताओ, ये ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0.9 होता है। अगर बाहर 0.9 की जगह अगर मान लेते हैं 1% हो जाता है, तो कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई, अंदर कम हो गई, है ना। और हमेशा जो ऑस्मोसिस होता है वो कहां से कहां होता है, याद नहीं है तो पता है कैसे याद करो, हमेशा गंदा पानी साफ, हमेशा साफ पानी क्या होगा, गंदा होगा, है ना। साफ पानी क्या, जिसके अंदर सिर्फ पानी है, जिसके अंदर प्योरिटी है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन लो है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, ये तो पता होगा सभी को। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब फ्लो होगा तो ये जो सेल है इसके अंदर से पानी निकल जाएगा एंड ब्लड सेल विल श्रिंक, साइज विल डिक्रीजेस, ऐसे करके लिख लेना। हाँ 0.9% से कम होता तो फिर वो हाई कंसंट्रेशन बाहर, अरे यार तुम्हें कितना मुश्किल लगता है, 0.9% बाहर 1%, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, है ना, है ना, है ना, है ना। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट निकल जाएगा, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, साइज इसका कम हो गया, श्रिंक हो गया, खत्म। अगला कह रहा है एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयनाइज्ड। बस यहां पे करना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब टोटल ये 5 नंबर है, लेकिन इस लास्ट वाले क्वेश्चन को करोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। कंपटीशन बेस्ड करा रहे हैं, A2B3 होता तो 2 आयंस, 3 आयंस नहीं, 2A और 3B, यानी कि टोटल आयंस मिलते हैं 5, यानी N की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, लेकिन 60% ही आयनाइज्ड हुआ, यानी अल्फा की वैल्यू जो होगी वो परसेंटेज बाय 100 होती है, ये तो पता होगा, 60/100 दैट इज 0.6 हो गया अल्फा की वैल्यू, राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर डिसोसिएट हुआ है पहली बात तो,
है ना। तो डिसोशिएट हुआ है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन एन माइनस वन, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस, अरे यार दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.6, 60% इज 0.6, आई की वैल्यू हमें निकालनी है आई माइनस वन, एन इज 5 माइनस एक, 5 माइनस एक इज 4, 4 इंटू 6 तो 2.46 24, 2.4 आई माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके 3.4 हो जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना है। अभी तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है तुम्हारी आई के बी, आई के बी एम। तो डेल्टा टीबी तुम पहले निकाल लो, डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 3.4, के बी की वैल्यू दे रखी है वाटर की, लास्ट लाइन में देखो दे रखी है, सब कुछ देते हैं भाई, 0.52 वहां से, ठीक है। तो 0.52 इंटू मोलैलिटी इज 1, तो 0.52 और 3.4 ये सोल्व करना पड़ेगा, जो मेरा मन नहीं कर रहा भाई, बताओ यार। 0.52 इंटू 3.4, हे भगवान, पॉइंट 52 इंटू 3.4, 11:30 बजे रात के 1.768, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1.768 केल्विन आ गया है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको टी बी निकालना है, मैंने पीछे भी कराया हुआ है। तो टी बी इज डेल्टा टी बी प्लस टी नोट बी, तो डेल्टा टी बी इज 1.768 प्लस टी नोट बी इज 373 केल्विन, जोड़ दोगे तो 374, 374.768 केल्विन के नियर अबाउट आ जाएगा। 57 हो गए हैं, 57 हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसी का और पार्ट भी दे रखा है यहाँ पे, इसका और पार्ट भी है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी 75 mmHg एंड 25 mmHg रिस्पेक्टिवली, तो ये प्योर ही होगा ऑब्वियसली। इफ ए एंड बी आर मिक्स, क्योंकि अभी मिक्स नहीं हुआ था, तो ये पी नोट ए है, ये वाला आपका पी नोट बी है। ए एंड बी आर मिक्स्ड सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.4, यानी कि मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है, यानी एक्स ए दे रखा है, और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लेकिन पूरा पढ़ लेना, वेपर फेज में निकालना है, यानी कि आपको निकालना है वाई बी। समझ गए, समझदार हो, हाँ जी। वाई बी का फॉर्मूला बताइए, अब आप लोग भूल गए होगे, वाई बी मैं भी भूल गया वैसे, क्या होता है, वाई बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी, ये पूरा फॉर्मूला लगाना, यानी पी एस लगाना था, फॉर्मूला खोल दिया। अब आपको पता है कि अगर एक्स ए की वैल्यू 0.4 है तो एक्स बी ऑटोमेटिकली 0.6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। पी नोट ए पी नोट बी मैंने बता दिया है तुम्हें, तो वाई बी यहीं पे पुट कर दो ना, पी नोट बी इज 25, एक्स बी इज 0.6 डिवाइडेड बाय ये कितना है 75 इंटू 0.4 प्लस में 25 इंटू 0.6, ठीक है जी, तो ये हो गया। अब क्योंकि नंबर्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकती है, पर मेरा ये मानना है कि ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं यहाँ पे, है ना। क्यों नहीं है वो बता देता हूं मैं तुम्हें, इसको मिटा देता हूं, इन दोनों में 25 कॉमन ले लो, प्लस है ना, तो ऊपर आ गया 25 इंटू 0.6, नीचे 25 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, ऐसा कर दो, ब्रैकेट क्लोज, 25 कॉमन ले लिया ना, 25 से ये वाला 25 कट जाएगा, अब समझना, 3 इंटू 4 1.2 प्लस 0.6 1.8, तो क्या बचा है 0.6 डिवाइडेड बाय 1.8, यही बचा है ना। और ये सॉल्व करोगे तो ये 3 नहीं 1/3 आएगा, यानी ये वाई बी की वैल्यू आ गई, वाई बी की वैल्यू 1/3 यानी कि 0.33 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, तीसरा पार्ट था ये, अच्छा पहला पार्ट था सॉरी।
पहला ही था ना ये, हाँ। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन कर लोगे, और विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रिफर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। तो इसका आंसर था क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद होगा तुम लोगों को, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर लिखना है, मैं जल्दी जल्दी बताने लग रहा हूँ। मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए निकालते थे ऑस्मोटिक, क्योंकि बाकी सब में वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू थी तो कमजोर थी। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। इक्विमोलर मतलब मोलैरिटी सेम है ना। तो देखो क्या होता है कि पाई आइसोटोनिक के लिए कंडीशन है कि पाई ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू पाई ऑफ NaCl। तो इक्विमोलर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहानी चेंज है बेटा, आई भी आएगा। क्यों आएगा आई, CRT ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ICNaCl-RT क्यों आएगी, देखो बेटा RT से RT कैंसिल हो गया है ना, और आई की वैल्यू ग्लूकोज की 1 होती है, कंसंट्रेशन दोनों की चलो मानता हूं मैं सेम है, कट जाएगा। लेकिन NaCl की वेंटो फैक्टर की वैल्यू NaCl की वेंटो फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो आई 1 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये दोनों आइसोटोनिक नहीं होंगे। आंसर बताना है, बिकॉज ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट and NaCl is electrolyte and will dissociate into their ions, so the number of ions will increases and that's why the osmotic pressure is also increases। इस तरीके से आंसर लिखना है। 57 क्वेश्चन, रेजिस्टेंस दे रखा है 0.05 एम, CS3 सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम, और इसकी सेल कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि रेजिस्टेंस है 100 ओम और सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार दे रखा है 0.0354 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। उसके बाद इसने बोला है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, सेल कांस्टेंट दे रखा है और R दे रखा है, तो K निकालना पड़ेगा। और K का फॉर्मूला क्या होता है, G स्टार बाय R, यानी RK इंटू G स्टार, तो G स्टार बाय R हो जाएगा। G स्टार की वैल्यू कितनी है 0.0354 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.0354 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये K की वैल्यू हो गई। यूनिट जरूर लगाना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, मोलर कंडक्टिविटी निकलती है लैम्डा m, हाँ जी सही कह रहे हो, लैम्डा m इज इक्वल्स टू K/C इंटू में 1000। तो K की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है, तो वो उठा लेंगे 0.0354 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय C कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन कितना है कुछ है मेंशन, ये रहा 0.05 m, ये कंसंट्रेशन है, तो 0.05 m तो छोड़ो, और 1000 रह गया था, ठीक है जी, 1000 रह गया था। हाँ जी प्यारे बच्चों बताओ अब क्या रह गया, इसके 10 की पावर -2 से ये 0 खा जाऊंगा, और इसके 2 0 हटा के 2 0 और लगा दूंगा, और इसके ये पॉइंट्स हटा के इसके 4 0 लगा दूंगा, ठीक है जी, ठीक है ना। सिंपल नंबर में बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे। हाँ जी 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 हाँ जी। इसके 2 0 खत्म हो गए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, क्या बचेगा 354 डिवाइडेड बाय 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 350 बाय 50 है, इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रॉपरली करना है लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो था पहला पार्ट, अब किसी में और भी आ जाएगा। अच्छा इसी के नीचे कह रहा है हाउ मच चार्ज इन फैराडेज, फैराडे में पूछ रहा है, ध्यान देना, फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव इनटू Mn+2 कराया हुआ है। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Mn+2 में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आया 7, और यहाँ पे कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फेराड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 फेराड। सिंपल है, ढंग से करना, इज्जत के साथ कर लोगे। इसी का और पार्ट भी है, सेम टू सेम है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर फिर भी ये इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है ना, ये C दे रखा है, और एसिटिक एसिड का ये कंडक्टिविटी दे दिया इन्होंने K। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ
पता नहीं क्या लिख रखा है ये 0m, इफ 0m फॉर एसिटिक एसिड, 0m नहीं होगा, ये लैम्डा नोट m होगा। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। मैं डाटा लिखूं क्या? डाटा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा C है, C हो गया 0.025 मोल पर लीटर, बहुत मुश्किल काम है। और K 5.25 इंटू 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ जी। उसके बाद लैम्डा नोट M, लैम्डा नोट M दे रखा है 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा नोट M की वैल्यू है बेटा। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपको बताइए। उसके लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m। बट लैम्डा नोट m कैसे निकलेगा, सॉरी लैम्डा m कैसे निकलेगा? लैम्डा m निकलेगा k बाय c से, इनटू में क्या करोगे 1000। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है, डेट इज 5.25 इंटू 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है। ये -5 होना चाहिए है ना, क्योंकि इतनी वैल्यू तो होती नहीं है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लग रही है मेरे को, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लग रही है। तुम ध्यान देना, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा यार, बहुत खिचड़ी सी बगी हुई है। इसमें ना 10 की पावर यहाँ पे -5 होगा, तो हम -5 लेके करेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी आया होगा देख लेना। हालांकि सीबीएसई में शायद -5 ही आया है। 2024 के सारे क्वेश्चन हैं, तो बड़े ध्यान से करो, आसानी तरीके से करो। सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.0025 मोल पर लीटर है और ऊपर 1000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, फिर अल्फा निकालेंगे। तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर करते हैं, क्या दिक्कत है। पहले तो पॉइंट्स हटा लो, तो नीचे आ जाएंगे 2 0। इसके पॉइंट्स हटा लो तो ऊपर आ जाएंगे जी 4 0। ठीक है, इसके 2 0 से ये 2 0 खा जाऊंगा। तो लैम्डा m इक्वल टू, ऐसे नंबर देते हैं ताकि आप पढ़ दो, 525 बाय 25। ऊपर क्या आएगा 1, और ये कितने हो गए 5 हो गए। इन पांचों जीरो से ये खत्म हो जाएगा, माइनस में ही है भाई, तो खत्म हो गया। 525 बाय कुछ नहीं, 25 को करेंगे 525 से। 525 तो नहीं कटता, 625 कट जाता है, ये कट जाते हैं। हाँ, 25 दूनी 50, 21 पे गया ये, 21 पे चला जाता है 525। तो लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m, यानी 25 बाय 390। भाई इसे सॉल्व कर लेना। अगर इसे हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्या था 25 बाय 390, ये आ जाएगा जी 0.06 टू बी एक्यूरेट, 0.06। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकला है। अच्छा, सेम क्वेश्चन हमें दोबारा देखने को मिल रहा है। राइट द एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है, तो आप ध्यान रखना, ये मेरे ख्याल से डिस्चार्जिंग के टाइम का ही होगा। और क्वेश्चन अगर यहाँ पूरा नहीं है तो वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 58 क्वेश्चन में एक मतलब एक स्टडी बेस बता दिया गया, आसान है। ऑटोमोबाइल फलाना ढिमकाना, उसने 1 kg वाटर लिया, यानी कि WB की वैल्यू जो है वो 1 kg ले ली। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी ग्राम मतलब WB आपसे पूछने लग रहा है। इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास इन्होंने 62 दे दिया, यानी कि मोलर मास हो गया हमारा 62। ठीक है, पिछली बार कोई और रचा था पर था क्वेश्चन ऐसा ही। मस्ट इसान एड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लोअर्ड बाय 2.8 डिग्री सेल्सियस माइनस। तो बेटा ये TF है, माइनस का 0.28 डिग्री, -2.8 डिग्री सेल्सियस। तो T नोट F कितना होगा? T नोट F होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF क्या होगा? डेल्टा TF होगा T नोट F माइनस TF। तो 0 माइनस ये गए तो ये सेम ही आ गया, मतलब 2.8 डिग्री सेल्सियस ही आ गया। अगर ये जी का होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, बट बोर्ड का है तो आपको ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, KF भी दे रखा है तो आप लिख लेंगे KF इज इक्वल्स टू 1.86। तमीज में लिखना है ना। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद डेल्टा TF क्या आएगा? डेल्टा TF आ जाएगा KF
के एफ कितना है 1.86। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू में 1000। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ इज 1.86 and WB you have to calculate it. Okay, molecular mass is 62, WA is 1 kg, तो 1 kg है तो 1000 करने की जरूरत नहीं है। नाइस, 62 से ये कट जाएगा बेटा पॉइंट जीरो थ्री आ जाएगा, सॉरी 0.03 आ जाएगा, है ना, 3 पे चला जाता है ये तो। और डेल्टा टी एफ इज 2.8, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। पॉइंट्स हटाओगे, है ना, तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 280 बाय 3 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 3 9 27। ठीक है, एक बचा 3 3 9 3 3 9, 93.3 ग्राम आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 93.3 ग्राम डाल सकता है इंसान, ताकि वो 2.8 डिग्री सेल्सियस का उसे मिल सके। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं कि क्या डेविएशन आएगा जब हम इथेनॉल को और एसीटोन को मिक्स करेंगे। कराया हुआ है, पीछे भी यही क्वेश्चन था, इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव डेविएशन हो जाती है, और क्योंकि इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ आ गया ना तुम लोगों को? नाइस, चलो फटाफट से करते हैं यार। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm प्रेशर पे दे रखा है ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसमें पीए की वैल्यू दे रखी है 750 mm, वाटर की है इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि अब बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है तो वो टीबी ही होगा 99.68 डिग्री सेल्सियस। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सेम टू सेम देख सकते हो तुम लोग जाके। हाउ मच सुक्रोज, यानी कि मोलर मास इसका दे रखा है, एमबी की वैल्यू दे रखी है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, इज टू बी एड टू 500 ग्राम, यानी डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 500 ग्राम। ठीक है, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए और वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये बेटा ये टी नोट भी है, क्योंकि प्रेशर कम था। देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता था 760 पे, 750 पे, ये पी नोट ए ही है, 750 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 99.68 है। अब बढ़ाया गया तो वो टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीबी। टीबी की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.32 आ जाएगा। तुमको होगा सर ऐसा कैसे? तो बेटा ऐसा ही है, कंफ्यूज किया है मैं मानता हूं। प्रेशर था कम, उस कम प्रेशर पे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन है ये सिर्फ वाटर का और कुछ भी नहीं है, तो इसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। और के भी दे रखा है, के बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आ चुकी है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा था कहीं और कंसेप्ट लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए, और वहां पे आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, तो बस यहाँ से डब्ल्यू बी निकालना है। तो डेल्टा टीवी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट इज 0.32। के बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.52। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.52। डब्ल्यू बी हमें निकालना है 1000, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 500 है, और ये कितना है? इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल ही है ना, इथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, सुक्रोज है। सुक्रोज का कितना होता है भाई? 342 होता है। 500 को 1000 से काटोगे 2 आ जाएगा। अब 342 इधर आ जाएगा, या 2 से काट दूं? हैं, काट दो, 2 1 पे चला जाएगा, 14 7 पे, और फिर 171 इधर आ जाएगा। तो 0.32 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 0.52, 0.52, एंड डेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। इसको सॉल्व कर लेना, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। हालांकि ये कट जाना चाहिए था, कुछ रह गया है क्या? कुछ तो नहीं रहा है। तो कितना आएगा ये? 0.32 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 0.52, लगभग 105.2।
105.2 आ जाएगा, 105.2। इससे और अच्छी कैलकुलेशन हो सकती थी, मतलब इसमें मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन शायद वैसे नहीं पड़ता। हेनरीज लॉ और इसकी एक एप्लीकेशन लिखनी है। हेनरी लॉ पता है तुम्हें, P इक्वल टू KHX होता है, स्टेटमेंट लिख देना। और 3 एप्लीकेशन थी, एफरवेसेंस था, स्कूबा डाइवर था, स्कूबा डाइवर में क्या था, एनोक्सिया बीमारी थी, और एक नहीं, एनोक्सिया तो हाई एल्टीट्यूड पे, नहीं सही था, एनोक्सिया बहुत ज़्यादा हो गया यार, नहीं हो पाएगा, लेट्स ट्राई। बैंक्स स्कूबा डाइविंग में थी, एनोक्सिया हाई एल्टीट्यूड पे था, तो वो वहां से आप नोट्स करके लिख देना, ठीक है। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, फर्दर शो विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा इनमें, जिंक है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, बेटा कैरियर का मतलब ये होता है कि कौन लेके जा रहा है, तो कैरियर है इलेक्ट्रॉन इन दी वायर, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और आयंस इन दी इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिफाइन फ्यूल सेल, डिफाइन कर दोगे, यूजेस भी लिख दोगे, तुमने पीछे भी कर रखा है। मैं आगे चल रहा हूं, ये सारी चीजें डिफाइन की हैं, मेरे को लगता नहीं है कुछ समझाने की जरूरत है, कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, पर तुमसे हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ। Zn+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, CD का हुआ है रिडक्शन, तो CD 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, QC आ जाएगा। Zn+CD+2 एरो का निशान, Zn+2 प्लस में CD, तो QC निकालोगे, प्रोडक्ट में कौन है Zn+2, अपोन में रिएक्टेंट में कौन है CD+2। इनकी वैल्यू रखो, Zn की वैल्यू है 0.00 यानी 10 की पावर -3, इसकी है 0.1 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, है ना, 0.001 0.1, तो QC की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2। N की वैल्यू 2 हो चुकी है। ई नोट सेल अगर हमें निकालना है तो ई नोट सेल राइट माइनस लेफ्ट होता है, कैडमियम की वैल्यू है 0.40 माइनस की, और ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 76, तो ये लगभग जोड़ जाड़ के हमारा 76 40 36 0.36 वोल्ट आ जाएगा ई नोट सेल की वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद कहानी शुरू होगी, एन की वैल्यू आ चुकी है, मेरे ख्याल से पुट करके निकाल दोगे, अगर ये ना हो तो क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0592 बाय एन एफ लॉग QC, ठीक है, हो जाएगा। ओके, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है ये पहले जेई में आया करता था, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन, कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन NaCl, एक्वस NaCl, याद है आप लोगों को। अगर डायरेक्ट की बात करूं तो NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, याद होना चाहिए, है ना, तो बेटा आपको मिलता था NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, यही मिलता था। ये कैथोड पे मिलता था, और ये कहाँ मिलता था, एनोड पे मिलता था। ये जो है ये बेस होता है, और बेबी को बेस पसंद है, हालांकि खट्टा खाने का मन उसका भी करता है। ये जो बेस है ये पीएच को इंक्रीज कर देगा, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 60, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये 65। प्यारे बच्चे इसका है ये, और पिछले की तरह करना है, इसमें आपको डेल्टा जी नोट एंड लॉग केसी निकालना है, केसी नहीं लॉग केसी निकालना है। प्यारे बच्चों यार बहुत थक गया, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया मामला। इन्होंने अगर पहले क्वेश्चन दे दिए होते, बताओ रात के 11:45 हो गए, अगर पहले दे दिए होते तो मैं पहले कर देता, मेरी मेहनत करवा दी इतनी। ना करो पैसे काटते हैं यार ये, है ना, मन करता है कभी कभी नौकरी छोड़ दो ये वाली, ठीक है, गुस्सा तो आता है पर क्या करें।
अरे यार मैं कैलकुलेट द डेल्टा जी नोट एंड लॉग के सी निकालना है फॉर द सेल रिएक्शन। अब मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ई नोट सेल की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। रिडक्शन एफ का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है एजी प्लस का, ठीक है भाई। हालांकि ये बैलेंस नहीं है पर तुम मान लेना, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं इनको, ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट ऑफ ए जी प्लस स्लैश ए जी माइनस ई नोट ऑफ एफ ई प्लस टू स्लैश एफ ई की तो मुझे याद है कितनी होती है एफ ई की, पता नहीं यार मैं भूल गया। एफ ई की कहीं दे रखी है किसी और क्वेश्चन में। ये तो जिंक की है, जिंक की 76 होती है, एफ ई की कितनी होती है 0.44 प्लस की होती है, और ए जी प्लस की 1.08। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखना पड़ेगा, यहाँ पे दे नहीं रखा क्वेश्चन में, वैसे देना चाहिए, गलती है इनकी। मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लेता हूँ। तुम्हारे पास भी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, भैया किधर गया थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर में ये रही। किस किस की वैल्यू देखनी है मेरे को, एफ की देखनी है -0.44 सही बता रहा था मैं, और दूसरी वैल्यू देखनी है मेरे को सिल्वर की 0.80, 108 नहीं है 0.80 है। तो 0.80 माइनस 0.44 इस प्लस का 0.44, तो ये हो जाएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 80 और 40 120 होते थे। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा अब, मैं ना मेरा हो गया भंड हो गया, मैं सुनाऊंगा इनको कल। अरे यार 15 तारीख तक सैलरी कर रखी है, तो एक बार सैलरी आ जाए फिर सुनाऊंगा इनको। ई नोट सेल आ गया। डेल्टा जी नोट का क्या फॉर्मूला होता है, -NF ई नोट सेल, ठीक है बेटा। बस एन की वैल्यू रख दियो 2, एफ की वैल्यू रख दियो 96500, याद रखियो 5000। ये तो डेल्टा जी नोट हो गया। पर रही बात लॉग के सी की, तो मैं बता देता हूँ तेरे को, फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.0592 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ के सी। अब तुझे के सी नहीं लॉग ऑफ के सी निकालना है, क्योंकि एंटी लॉग लेना बहुत, तो सीबीएसई ने इतना तो हेल्प कर दिया तुम्हारा। ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 1.24, एन की वैल्यू 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया 0.0592, दैट इज इक्वल्स टू लॉग के सी। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, 3 नंबर ऐसे दे दिए, तो इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व कर लेना यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, आखिरी सांस पे हूँ मैं 2 स्लाइड और रह गए यार, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन दिखा दो बस, तुम्हें कर लेना। फ्यूल सेल का बताना है, हो गया। अच्छा ये 1 मोल H2O से H2O2 वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 फराड आ जाएगी, ये तुम दिमाग लगा लेना, नहीं समझ में आए तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ये वाला डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस पता है तुम्हें, वाई एक्वेटिक स्पीसीज, सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल कूल्ड वाटर में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर रहेगा ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व रहेगी, वार्म वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं रहती तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कह रहे थे एक बच्चा कि सर कोल्ड वाटर में उसे कंफर्टेबल से ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, जैसे हम जब भी स्विमिंग पूल में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक रीजन नहीं है, मतलब प्रॉपर रीजन तो यही है कि वो ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, कुछ भी मत लिख देना भाई। और कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड 303 Kelvin if the vapor pressure of pure water is 32.8 mm Hg, what is the vapor pressure of the solution। तो डाटा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अलग से तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, WB ये है MB और ये है WA और ये है P0A, आपको निकालना है PS फॉर्मूला, P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू WB बाय MB, WA इनटू में 1000, रात भी 1000 नहीं एम में, रात ज़्यादा हो चुकी है तो मेरे को जाना पड़ेगा, और तुम सब ये सब लिख लो। वाटर है तो एम ए की वैल्यू 18 लिख लेना, बाकी सारा डाटा है पुट करना, आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो पूछ लेना। एंड द लास्ट और क्वेश्चन, चलो जी खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ही हम ये सब खत्म करने वाले हैं। प्रेडिक्ट वेदर द वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन इथेनोइक एसिड इन डिसॉल्व इन बेंजीन। मैंने बताया था इथेनोइक एसिड को अगर बेंजीन में डालते हो तो पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ। इथेनोइक एसिड अगर पोलर सॉल्वेंट में होगा तो डिसोशिएट होगा, यानी कि अगर वो बेंजोइक एसिड
बेंजोइक एसिड में होता तो वाटर में होता तो वो डिसोशिएट होता, अगर ये बेंजीन में है तो डाइमराइज्ड हो जाएगा, बताया हुआ है। डाइमराइज का मतलब हो जाएगा कि एंटो फैक्टर की वैल्यू लेस देन आने वाली है 1 से, यानी आई की वैल्यू 1/2 आने वाली है। हो गया खत्म, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स को फॉलो करता है। नीचे वाला क्वेश्चन एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, कर लेना। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है, बोला गया है assuming that undergo मैं डाटा लिख रहा हूं घर पे सॉल्व करने का। दिस इज व्हाट इट्स अ एमबी, ऊपर मिटा दो। दिस इज व्हाट इट्स अ एमबी, ये एमबी है। ये है हमारा डब्ल्यू ए। ओके ओके ओके, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, और 2 केल्विन ये डेल्टा लोअर बाय फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ है, ये दे रखा है के एफ, और आई की वैल्यू CaCl2 में कितने आयंस मिलेंगे? 3, तो आई की वैल्यू हो गई 3, है ना आसान। अब बेटा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है? आई के एफ डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए इंटू में 1000 पुट करके आंसर निकाल लेना। ये था सीबीएसई का 2024 के सारे क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन के नियर अबाउट हैं ये। अलग अलग सेट्स बनेंगे टेस्ट में, अच्छे तरीके से आपको करना है, और जो भी डाउट्स होते हैं क्लास में पूछ लेना है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।